नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज का जो हमारा विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप में से कई लोगों ने तो गुप्त साम्राज्य के बारे में सुना ही होगा और कईयों ने उसके बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन आज की हम इस वीडियो में जो है गुप्त साम्राज्य के संपूर्ण इतिहास को कवर करने की कोशिश करेंगे कि गुप्त साम्राज्य का इतिहास क्या था, कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से महान राजा थे और इसके पतन वगैरह के क्या कारण थे। तो हम इन सब चीज़ों को जो है इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य की नींव 3वीं शताब्दी के अंत दशक में तथा 4वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका उत्थान हुआ। गुप्तों के उत्थान से प्राचीन कालीन इतिहास में एक नए युग का श्री गणेश हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में थे। गुप्त वंश के इतिहास को जानने के लिए हमें बड़ी संख्या में साहित्यिक स्रोत जो है उपलब्ध है। तो जो गुप्त वंश है उसके बारे में जानने के लिए हमें बहुत से सोर्स उपलब्ध है। इनमें से कुछ है पुराण, कौमुदी महोत्सव, जो है एक नाटक रचना, और इसकी रचना जो है 340 ईस्वी में वज्जिका नामक लेखिका ने की थी। मृच्छकटिक, यह भी एक जो है नाटक रचना है, इसकी रचना शूद्रक ने की थी। देवी चंद्रगुप्तम, ये भी एक नाटक रचना है और इसकी रचना जो है विशाखदत्त ने की थी। अन्य भी जो है कई रचनाएं हैं जिनसे हम गुप्त साम्राज्य के विषय में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण थे रचनाएं। तो गुप्त वंश की स्थापना जो है श्री गुप्त ने 240 ईस्वी में मगध में की थी। उन्होंने जो है 280 ईस्वी तक शासन किया। तो जो गुप्त वंश है उसकी स्थापना जो है श्री गुप्त ने 240 ईस्वी में मगध में की थी और उन्होंने जो है 280 ईस्वी तक जो है अपना शासन चलाया। तो श्री गुप्त की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र घटोत्कच ने 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक शासन किया, किंतु ये दोनों ही राजा जो है अधीनस्थ शासक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो जो श्री गुप्त की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र घटोत्कच ने 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक शासन किया, किंतु वो जो है अधीनस्थ राजा शासक के रूप में कार्य करते थे। अधीनस्थ शासक होता मतलब किसी बड़े राजा के अंडर काम करना, उस अधीनस्थ शासक के रूप में जो है वो कार्य करते थे और उन्होंने जो है महाराज की उपाधि धारण की थी। तो ये थी श्रीगुप्त और घटोत्कच की कहानी। अब हम जो है इस वंश के महान शासक के बारे में जानेंगे, जिनको मतलब इस वंश का एक तरीके से संस्थापक भी कहा जाता है। तो वह है चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तीसरे किंतु प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक थे। मतलब जो श्रीगुप्त और घटोत्कच थे वो तो अधीनस्थ राजा के रूप में कार्य करते थे, लेकिन जो चंद्रगुप्त थे ये गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जन्म पाटलिपुत्र, जो वर्तमान बिहार में है, उसमें हुआ था। उनके पिता घटोत्कच थे। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक 319 से 320 ईस्वी में हुआ था और इसी समय के दौरान उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत भी की थी। तो सम्राट बनने के बाद उन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। तो जब वे सम्राट बन गए, उनका राज्याभिषेक हो गया, तो उन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह कर लिया था। तो लिच्छवी वंश का शासन जो है वैशाली, जो वर्तमान बिहार में, उसमें हुआ करता था, जिन्होंने लगभग 36 पीढ़ियों तक वहाँ शासन किया। तो जो लिच्छवी वंश था उसने जो है वैशाली, जो वर्तमान बिहार में है, उसमें जो है 36 पीढ़ियों तक उन्होंने वहाँ पे शासन किया। तो गुप्त वंश के लोगों ने इस विवाह को एक महत्वपूर्ण कड़ी भी समझा, क्योंकि गुप्त वंश का हाल ही में उदय हुआ था। क्योंकि अभी अभी जो है गुप्त वंश उत्पन्न हुआ था, उसकी उत्पत्ति हुई थी, अभी वो जो है विकास ही कर रहा था। तो जिसने एक मजबूत वंश के साथ जो है संबंध बनाया था। अब उन्होंने जो है लिच्छवी वंश के साथ संबंध बनाया, जो 36 पीढ़ियों से वैशाली पे शासन करता आ रहा हुआ था। तो उन्होंने एक तरीके से अपने फायदे के लिए भी जो है ये विवाह किया था। इसके बाद उन्होंने जो है खुद को महाराजाधिराज की उपाधि दी, जो कि एक उच्च शासक के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसके बाद उन्होंने अपने आप को एक महान राजा की उपाधि भी दी, जो एक मतलब उच्च कोटि का शासक ही इस उपाधि का प्रयोग कर सकता है। तो विवाह के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कचा रखा गया था। तो विवाह के बाद जो है उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने कचा रखा था। तो कचा जो थे उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को समुद्र तट तक फैलाने के बाद अपना नाम बदलकर समुद्रगुप्त रख लिया। तो जब उन्होंने अपने राज्य को कचा ने जब अपने राज्य को समुद्र की सीमाओं तक फैला लिया, तो उन्होंने अपना नाम कचा से बदल के जो है समुद्रगुप्त रख लिया। तो इतिहास की किताबों के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु 335 ईस्वी को पाटलिपुत्र में हुई थी। अपनी मृत्यु के समय वे एक वृद्ध इंसान थे तथा गुप्त साम्राज्य के पूर्ववर्ती राजाओं की तुलना में शासन को अधिक लंबे समय तक संभाला
और सफलतापूर्वक चलाया भी। मतलब कहने का अर्थ ये कि जब वह एक वृद्ध इंसान थे, जब उन्होंने अपना राज्य जो है अपने पुत्र समुद्रगुप्त को सौंपा, तो इससे ये पता चलता है कि उन्होंने जो है बहुत लंबे समय तक अपना शासन चलाया और बहुत ही कुशल तरीके से जो है अपना शासन चलाया। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है वृद्धावस्था में जो है राज्य सिंहासन पर अपने पुत्र समुद्रगुप्त को बिठा दिया। तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासन जो है पश्चिम में प्रयागराज, दक्षिण में मध्य भारत, उत्तर में नेपाल, पूर्व में बंगाल, इन्हीं क्षेत्रों के बीच में था। तो अब हम जो है, ये थी चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन की कहानी। अब हम जो बात करेंगे दूसरे इस वंश के महान शासक के बारे में, जो समुद्रगुप्त है। तो समुद्रगुप्त का जो काल था गुप्त साम्राज्य में, उसको एक स्वर्ण काल भी कहते थे, समुद्रगुप्त के शासनकाल को। तो समुद्रगुप्त भारत के महान शासकों में से एक थे। सम्राट समुद्रगुप्त का जन्म 335 ईस्वी में प्राचीन भारत के शहर इंद्रप्रस्थ में हुआ था। उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम तथा माता का नाम कुमार देवी था। उनका नाम कचा था, किंतु अपने राज्य को समुद्र तक फैलाने के बाद उन्होंने अपना नाम जो है समुद्रगुप्त रखा। तो समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम जब वे वृद्ध हो गए थे, तो उन्होंने गुप्त राज्य को जो है अपने पुत्र समुद्रगुप्त को सौंप दिया और उन्हें सम्राट घोषित कर दिया। तो जो सम्राट समुद्रगुप्त थे, वे एक महान कवि और संगीतकार भी थे। मतलब वो एक महान शासक तो थे, उसके साथ ही वो एक महान संगीतकार भी थे और एक महान कवि भी थे। तो कवियों और साहित्यकारों में भी रचनात्मक क्षमता में से एक मजबूत पहचान बनाई। तो उन्होंने जो है कवियों और साहित्यकारों में भी अपनी एक जो है मजबूत पहचान बनाई और बहुत सारी कविताओं का जो है सृजन भी किया। इस कारण उन्हें कवियों का राजा भी कहा जाने लगा था। उनके दरबार में कवि हरिशेन रहते थे, जिन्होंने समुद्रगुप्त की विजय गाथा वो अभियानों को अपने अभिलेखों में जो है लिखा है। तो अभिलेख में समुद्रगुप्त को लाख गायों का दानी, विद्वान, विद्या संरक्षक, धर्म का प्राचीर, कविराज, संगीतकार इत्यादि नामों से जो है संबोधित किया गया है हरिशेन के अभिलेखों में। उन्होंने अपने अभिलेखों में जो है इन सब नामों का जिक्र किया है समुद्रगुप्त के। तो उनका विवाह जो है दत्ता देवी नामक स्त्री से हुआ था। जो समुद्रगुप्त ने दत्ता देवी नामक स्त्री से विवाह किया था। तो समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामागुप्त। तो समुद्रगुप्त अखिल भारतीय साम्राज्य से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भारत को राजनीतिक एकता में बांधा। उन्होंने जो है वर्तमान कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिंध और गुजरात को छोड़कर संपूर्ण भारत पर जो है अपने शासन का झंडा लहराया। मतलब वो इतने महान शासक थे कि उन्होंने जो है कश्मीर को छोड़ के, पंजाब को छोड़ के, राजस्थान, सिंध और गुजरात को छोड़ के बाकी संपूर्ण भारत में जो है अपने शासन का जो है झंडा फैलाया। उन्होंने इतनी सारी विजय जो है अपने जीवन में प्राप्त की। तो उनका प्रभुत्व जो है आसपास के क्षेत्रों में भी फैला हुआ था। उनकी प्रमुख विजय थी उत्तर भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय और जो है जंगली जातियों पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उन्होंने जो है अपने जीवन काल में जो है अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, ताकि वे चक्रवर्ती सम्राट बन सके। तो उस समय जो है अश्वमेध यज्ञ वही कराते थे जो मतलब जो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे। तो यज्ञ का घोड़ा जो है विभिन्न भागों में भेजा गया। तो जो उनके यज्ञ का घोड़ा था, जिसे अश्व कहा जाता है, तो उसको जो है उन्होंने विभिन्न भागों में भेजा। तो किसी भी राजा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस घोड़े को पकड़ सके और जो है समुद्रगुप्त को जो है युद्ध के लिए चुनौती दे सके। तो उनका जो ये यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक हो गया। इसके पश्चात जो है समुद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जब उनका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया, संपन्न हो गया। तो समुद्रगुप्त एक महान शासक, कूटनीतिज्ञ और विद्वान थे। उन्हें पता था कि दूर देशों के राज्यों पर खुद का शासन चलाना संभव नहीं, तो उन्होंने उन राज्यों को जीतने के बाद अपने शत्रु को ही सौंपकर अपना आधिपत्य बनाए रखा। तो जब उन्होंने कई विजय प्राप्त की, तो उन्हें पता था कि इतने बड़े साम्राज्य पे जो है मैं अकेला नजर नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि उस समय जो है यातायात के साधनों वगैरह की कमी थी और इतने विशाल साम्राज्य पे ध्यान रखना भी उतना संभव नहीं था, असंभव था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है जिन जिन राजाओं से युद्ध में उनके राज्य जीते, उनको जो है अपने राज्य में तो मिलाया, लेकिन उन राज्यों को जो है वापस उन राज्यों को चलाने के लिए भी दे दिया, क्योंकि वो जो है अकेले इतने बड़े राज्यों पे जो है नज़र नहीं रख सकते थे। तो इस तरह जो है उन्होंने बहुत सारे राजाओं का जो है विश्वास जीत लिया और भारत को एक धागे में बांधने का काम किया। तो अपनी जो ये नीति थी उनकी, जो है युद्ध में जीतने के बाद भी जो है राज्यों को वापस कर देना, इससे जो है उन्होंने बहुत सारे राजाओं को विश्वास जीत लिया। मतलब वो उन राजाओं के दिल में बस गए। तो उन्होंने जो है उत्तरी भारत के 9 राजाओं तथा दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। तो वो इतने महान थे, इतने विद्वान थे, इतने महान शासक थे, पराक्रमी थे
कि उन्होंने जो है उत्तरी भारत के 9 राजाओं तथा दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। उन्होंने अपनी विजयों के दौरान कभी भी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ा था। जब उन्होंने मतलब जितनी बार भी युद्ध किया, जितनी बार भी वो युद्ध में गए, उन्होंने कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखा। वो हर बारी जो है विजयी होके वापिस लौटे। तो समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के बनवाए। इन सिक्कों पर उनकी फोटो बनी हुई है। तो जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने जो है वो मतलब पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने जो है सोने के सिक्के बनवाए थे अपने शासनकाल में, और उन पर जो है उनकी फोटो बनी हुई थी, उनका चित्र अंकित था समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त भारत के इतिहास के एक महान योद्धा थे। उनके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण था। वे एक महान विजेता एवं जनरल थे, सफल शासक, प्रबंधक, साम्राज्य निर्माता, चतुर नीतिज्ञ, दानी, उच्च कोटि के विद्वान तथा कला के संरक्षक थे। संक्षेप में वे गुणों की खान थे। उनमें वे सभी गुण थे जो एक शासक में होने चाहिए। तो मतलब वो एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वो एक महान विजेता भी थे, एक जनरल भी थे, एक सफल शासक, प्रबंधक भी थे। उन्होंने बहुत अच्छे से जो है अपने राज्य का शासन संचालन किया था। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। वो जो एक चतुर नीतिज्ञ थे, दानी भी थे, और वो एक उच्च कोटि के विद्वान भी थे, और वो जो है कला के संरक्षक भी थे। तो उनमें वो मतलब सारे गुण थे जो एक राजा, एक अच्छे राजा में, एक महान और पराक्रमी राजा में होने चाहिए। तो जो समुद्रगुप्त की मृत्यु है वह पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना बिहार में हुई थी। तो अब हम पढ़ेंगे जो समुद्रगुप्त के बेटे थे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। वो भी जो एक महान शासक थे, उनकी भी बहुत ख्याति है, मतलब उन्होंने भी बहुत महान काम किए हैं अपने समय पे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के 5वें राजा थे। उनके पिता समुद्रगुप्त तथा माता दत्ता देवी थी। उनका जन्म जो है प्राचीन भारत के मगध राज्य में हुआ था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में राज्य सिंहासन पर बैठे। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने सीमाओं के विस्तार तथा सांस्कृतिक उन्नति दोनों क्षेत्रों में जो है अपने गौरव के शिखरों को छुआ। तो जब चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठे 375 ईस्वी में, तो उनके शासनकाल में जो है न केवल जो है सीमाओं का विस्तार हुआ, अपितु जो है सांस्कृतिक उन्नति भी हुई। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। तो उन्होंने भी जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो है अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। उन्होंने स्वयं जो है नागराज की पुत्री कुबेर नाग से विवाह किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी पुत्री जो प्रभावती थी, उनकी पुत्री, उसका विवाह जो है वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। तो मतलब जो उनकी पुत्री थी उनका विवाह जो है उन्होंने वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। खुद उन्होंने जो है नागराज की पुत्री कुबेर नाग से विवाह किया, और उन्होंने जो है अपने पुत्र का विवाह कुंतल राजा की पुत्री से किया। इन वैवाहिक संबंधों के कारण उनका प्रभाव जो है दूर दूर तक फैला। तो उन्होंने जो है अपने प्रभाव को दूर दूर तक फैलाने के लिए, अपने साम्राज्य का और विस्तार करने के लिए जो है दूसरे राज्यों के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। उन्होंने खुद भी एक नागराज की कन्या से विवाह किया, अपनी पुत्री का भी एक राजा के साथ विवाह किया, और जो है अपने पुत्र का भी एक राजा की पुत्री के साथ विवाह करवाया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की मुख्य विजय जो है मालवा, गुजरात और काठियावाड़ की थी। इन पर जो है शकों का शासन था उस समय, मतलब वो बाहरी लोग थे, अपने देश के लोग नहीं थे, तो उनका शासन था। इसलिए जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने 388 ईस्वी में शकों पर आक्रमण कर दिया। तो उन्होंने जो है अपने उन राज्यों को शकों से छुड़वाने के लिए जो है उन पर 388 ईस्वी में जो है आक्रमण कर दिया। तो इस युद्ध में जो है शकों का शासक रुद्र सिंह तृतीय मारे गए। यह विजय निसंदेह चंद्रगुप्त द्वितीय की एक महान सफलता थी। इसके कारण जो है पश्चिमी भारत में अनेक शताब्दियों से चला आ रहा विदेशी शासन जो है समाप्त हो गया, और उनकी ये जो ख्याति है दूर दूर तक फैल गई। और इस विजय के कारण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और जो है शकारी अर्थात शकों का वध करने वाला की उपाधियां धारण की। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने जो है मालवा, गुजरात और काठियावाड़ पे जो है शकों से उनको मुक्त करवाया, उन राज्यों को, और अपने साम्राज्य में मिला लिया। और ये जो है उनके जीवन की एक महान विजय थी। इसमें जो है रुद्र सिंह तृतीय मारा गया, और इसकी वजह से जो है, इस महान विजय की वजह से जो है उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की, और शकारी की उपाधि धारण की, अर्थात शकों का वध करने वाला। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगभग जो है 40 वर्षों तक शासन किया। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने जो है लगभग
40 वर्षों तक शासन किया। वे गुप्त वंश के एक महान एवं शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने जो है अपने शासनकाल में न केवल गुप्त साम्राज्य के आधार को सुदृढ़ किया, अपितु उसे उन्नति के शिखर पर भी पहुंचा दिया। तो जो चीनी यात्री फायान थे वो सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है शासनकाल में 405 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। तो वे यहाँ लगभग जो है 6 वर्षों तक रहे। उन्होंने भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन की शांतिवादी व समृद्धवादी को जो है बताया है। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनकी मृत्यु जो है 415 ईस्वी में जो है भारत में हुई थी। तो जो चीनी यात्री फायान थे वो जो है सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। तो उन्होंने वहाँ जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो सब देखा उन्होंने कि कैसे वो अपने शासन चलाते हैं, प्रजा के क्या हालात है, वो सब उन्होंने लिखा। तो इससे यही पता लगता है कि उनका शासन जो है शांतिवादी था और समृद्धवादी था। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनकी मृत्यु जो है 415 ईस्वी में भारत में हुई थी। तो अब जो है चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद जो है उनके पुत्र थे कुमारगुप्त प्रथम। वो भी जो एक अच्छे शासक थे, उन्होंने भी जो अपने शासन अच्छे से चलाया। तो कुमारगुप्त प्रथम जो है 415 ईस्वी में अपने पिता का जो है उत्तराधिकारी बने थे और उन्होंने जो है 455 ईस्वी तक शासन किया। वे एक बहादुर और सफल शासक थे। उन्होंने जो है अपने शत्रुओं को कठोरता से दमन किया तथा शांति एवं व्यवस्था की स्थापना की। तो उन्होंने जो अपने शत्रु जो थे उनको कठोरता से दमन किया, मतलब उनका हरा दिया युद्धों में, और जो है शांति एवं व्यवस्था की स्थापना की। और उन्होंने जो है एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया, जैसे उनके दादाजी ने किया था अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, वैसे ही जो है उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ का जो है आयोजन किया था। तो इससे ये पता चलता है कि वो जो है अपनी योग्यता और शक्ति में बहुत बढ़ चुके थे। उन्होंने अपनी योग्यता और शक्ति जो है बढ़ा ली थी। हम उनकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में मतलब जानकारी उतनी प्राप्त नहीं है, उतने मतलब सोर्स नहीं है कि उनकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में भी जो है जानकारी प्राप्त हो पाई हो। फिर भी उन्होंने जो है अपने साम्राज्य को संगठित किया और एक सुदृढ़ शासन की जो है स्थापना की। मतलब उन्होंने अपने साम्राज्य को संगठित किया, मतलब संगठित रखा, एकता बनाई रखी और जो है सुदृढ़ प्रशासन की स्थापना की। वे अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाए। तो जो कुमारगुप्त थे वो जो है अपने शासनकाल में जो है समृद्धि और शांति लेके आए। उनके शासनकाल में मतलब प्रजा सुखी थी और जो हर तरफ शांति थी। तो उनके शासनकाल में थल तथा जल दोनों मार्गों का व्यापार प्रफुल्लित था। मतलब वो उस समय जो है बंदरगाहों के द्वारा भी व्यापार करते थे और जो है थल का व्यापार होता है, ज़मीनी व्यापार होता है, वो भी जो है दोनों मार्गों का जो व्यापार था वो बहुत प्रफुल्लित था, मतलब बहुत उन्नत था। तो उन्होंने जो है कला तथा साहित्य को भी संरक्षण प्रदान किया। मतलब वो भी जो है कला और साहित्य के प्रेमी थे। उन्होंने जो है कला और साहित्य को जो है संरक्षण प्रदान किया था। तो उन्होंने जो है विभिन्न प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। यद्यपि वे वैष्णव मत के अनुयायी थे, परंतु उन्होंने जो है सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। तो उन्होंने जो है अपने शासनकाल में विभिन्न प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे। वो भले ही जो है वैष्णव मत को मानते थे, लेकिन उन्होंने जो है सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। मतलब सभी धर्मों को एक समान समझा और सभी धर्मों के साथ जो है एक समान का व्यवहार रखा। तो उनके शासनकाल के जो अंतिम वर्ष थे उसमें जो है पुष्यमित्र, जो शुंग वंश का था, पुष्यमित्र तथा उन्होंने आक्रमण किए थे। जो राजकुमार स्कंदगुप्त की बहादुरी के कारण जो है ये संकट टल गया। तो जो स्कंदगुप्त थे वो जो है कुमारगुप्त के पुत्र थे। तो उन्होंने जो है जो पुष्यमित्र ने आक्रमण किया और जो हुणों ने आक्रमण किया उससे लड़ने के लिए जो है स्कंदगुप्त गए और उनके कारण जो है ये संकट टल गया। उन्होंने जो है न केवल इन आक्रमणों का सामना किया बल्कि उन्हें जो है कड़ी पराजय भी दी। तो मतलब जब हुणों और पुष्यमित्र ने उनके राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने जो है बड़ी बहादुरी से जो उनका सामना किया, उनके साथ युद्ध किया और उनको पराजय कर दिया। तो अब हम स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कुमारगुप्त जो प्रथम की मृत्यु के पश्चात जो है उनका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठे। उन्होंने जो है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक जो है शासन किया था। तो स्कंदगुप्त जब सिंहासन पर बैठे तब जो है माहौल शांतिपूर्ण नहीं था। तो मतलब जब स्कंदगुप्त शासन पर बैठे, उनका जब राज्याभिषेक हुआ तो मतलब जनता में जो है भगदड़ मची हुई थी, उतना शांतिपूर्ण माहौल नहीं था। मतलब एक तरफ से अराजकता फैली हुई थी, क्योंकि जो है उनके बड़े भाई पुरुगुप्त ने उन्हें चुनौती दी थी। मतलब जो उनके बड़े भाई थे पुरुगुप्त, वो भी जो है राजा बनना चाहते थे, लेकिन स्कंदगुप्त राजा बन के इस वजह से जो है उन्होंने जो है उनको चुनौती दी स्कंदगुप्त को। तो जो स्कंदगुप्त थे उनके साथ जो है शाही सेना थी,
इस वजह से जो है पुरुगुप्त सरलता से पराजित हो गए। तो जो स्कंदगुप्त थे उनके साथ शाही सेना थी, इस वजह से जो जीत गए, और जो पुरुगुप्त जो है वो सरलता से पराजित हो गए। तो स्कंदगुप्त ने जो है कई शासकों तथा प्रांतों के विद्रोही सरदारों के साथ युद्ध किया। उन्होंने जो है कई जो विद्रोह करते थे प्रांतों का, जो उनके शासन का विद्रोह करते थे, उनके साथ जो उन्होंने युद्ध किए, वह उनका जो है कठोरता से दमन करने में भी सफल रहे। तो जो बर्बर हुण थे उन्होंने एक बार जो है फिर गुप्त शासकों पे जो है प्रभुसत्ता को चुनौती दी। तो उन्होंने एक बार फिर जो है युद्ध की चुनौती दी स्कंदगुप्त को, जो एक बार हुणों ने जो है दोबारा से गुप्त वंश पे जो है आक्रमण किया। तो इस समय जो संकट था, इस संकट के समय में जो है स्कंदगुप्त ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया। हिणों का जो है उन्होंने दोबारा से सामना किया। तो उन्होंने जो है हिणों को ऐसी कड़ी पराजय दी कि वह आधी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य की ओर देखने का साहस ना कर सके। मतलब वो पहले तो स्कंदगुप्त से हारे, उन्होंने दोबारा चुनौती दी लड़ने की, तो वो दोबारा जो है स्कंदगुप्त से हारे, और इस बार उन्होंने जो है ऐसी पराजय मिली उनको स्कंदगुप्त के द्वारा, जो है वो आधी शताब्दी तक जो है गुप्त साम्राज्य की ओर देखने का साहस नहीं कर सके। मतलब वो दोबारा आक्रमण करने का साहस नहीं कर सके। तो जो स्कंदगुप्त थे वो युद्ध और शांति दोनों में ही महान थे। वो युद्ध के लिए एक मतलब महान शासक थे, एक महान योद्धा थे, और शांति के लिए भी वो एक महान शासक थे। मतलब उनके राज्य में दोनों था। उनके जो आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के व्यापारों को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने जो है अपने आंतरिक व्यापार था और जो बाहरी व्यापार था, उन दोनों को जो उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया, और वो जो है काफ़ी फला फूला। उनका प्रशासन बहुत बढ़िया था। मतलब उनके राज्य में जो है जनता वगैरह सभी खुश थे। उन्होंने जो है सुदर्शन झील बांध की मुरम्मत करवाई, जिसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। तो जब मतलब मौर्य काल था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था जब, तब से एक झील थी सुदर्शन झील। तो उन्होंने जो है वो झील तब से थी, और स्कंदगुप्त जब गुप्त वंश का शासन आया और स्कंदगुप्त आए तो उन्होंने जो है उस झील का, सुदर्शन झील की बांध की जो है मुरम्मत करवाई। तो उन्होंने जो है सभी धर्मों के प्रति धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई। तो जो स्कंदगुप्त थे उन्होंने भी जो है सभी धर्मों के प्रति जो है सहनशीलता की नीति को अपनाया था। तो ये थी मतलब गुप्त वंश के जितने भी महान शासक थे उनके जीवन की जानकारी, कि उन्होंने किस प्रकार शासन चलाया, उनके राज्य में कैसा था, मतलब सब और शांति थी, सुखमय था। उनके जो है शासनकाल को स्वर्ण काल भी कहते हैं। तो फिर इसका पतन कैसे हुआ, गुप्त साम्राज्य का पतन, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो गुप्त साम्राज्य था उसका पतन था, तो समुद्रगुप्त और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने जो है अपने अथक प्रयासों से एक गौरवपूर्ण साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जो समुद्रगुप्त थे जो बहुत ही महान शासक थे, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो भी एक बहुत महान शासक थे। तो उन्होंने जो है एक गौरवपूर्ण साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके जो है शासनकाल को भारतीय इतिहास का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। इस महान साम्राज्य का पतन जो है 5वीं शताब्दी ईस्वी में आरंभ हो गया था, और जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी में इसका अंत हो गया। तो जो इसका पतन होना शुरू हो गया था वो हो गया था 5वीं शताब्दी से शुरू, और इसका अंत जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी तक जो है पूर्ण तरीके से हो चुका था। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए कई कारण उत्तरदायी थे। इन कारणों का संक्षिप्त वर्णन जो है वो है कि पहला तो था कि दुर्बल उत्तराधिकारी। तो जो गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण जो है स्कंदगुप्त के दुर्बल उत्तराधिकारी थे। मतलब स्कंदगुप्त तक तो सारे जो है महान शासक थे, लेकिन उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी आए वो निर्बल थे। वो जो है इन आक्रमणों का सामना ना कर सके, जो भारी आक्रमण हुए, इस वजह से जो है गुप्त वंश के शासन का जो है अंत हो गया। तो अब उनके भी जो है उत्तराधिकारी के संबंध में नियमों का ना होना। तो गुप्त काल में जो है उत्तराधिकारी के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं थे, इसलिए जो है सिंहासन की प्राप्ति के लिए प्रायः जो है राजा की मृत्यु के पश्चात परस्पर लड़ाइयाँ आरंभ होती थी, क्योंकि एक राजा के कई पुत्र होते थे, तो उनमें जो है लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी राज्य के लिए। इस वजह से जो है जो भारी आक्रमण था वो उनसे जो है नहीं निपट पाते थे, और आंतरिक ही विद्रोह उत्पन्न हो जाते थे। तो इस वजह से ये वजह भी थी जो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बनी। तो विशाल साम्राज्य समुद्रगुप्त और जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उन्होंने जो है एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये साम्राज्य इतना विशाल था कि इसे नियंत्रण में रखना बहुत कठिन था। इसका कारण ये था कि उस समय जो है यातायात के साधन उतने नहीं थे, मतलब बहुत कम यातायात के साधन उपलब्ध थे, इसलिए इतने बड़े साम्राज्य पे जो है नियंत्रण रखना आसान नहीं हो पाता था। और जो दूसरे कर्मचारी थे फिर वो भ्रष्टाचार करते थे जनता के साथ, इसलिए जो है ये कारण भी जो है गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो सेना की दुर्बलता, तो गुप्त काल ने जो है काफ़ी लंबे समय तक शांति रही,
चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात जो है काफ़ी समय तक सैनिकों ने किसी भी युद्ध में जो है भाग नहीं लिया, ना उन्हें किसी भी युद्ध में भाग लेने का अवसर मिला। तो इस कारण जो है गुप्त सैनिक शिथिल हो गए, मतलब उनमें जो है लड़ने की कला धीरे धीरे जो है जाती रही, उनमें उतनी लड़ने की कला नहीं रही। इसलिए जो है बाद में जब बाहरी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण हुए और जो भीतरी विद्रोह थे उनका वो दमन नहीं कर पाए। ये वजह भी जो थी गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बनी थी। तो ये कुछ वजहें थी जो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बनी थी। तो जो हुणों ने जो है भारत पर 455 ईस्वी पर आक्रमण किया, इस समय जो है भारत में गुप्त वंश का शासन था और शासक जो है कुमार गुप्त थे। तो उस समय से जो है वो हमला करते आ रहे थे हुण भारत पे, हुण जो थे। तो उसके बाद जो है स्कंदगुप्त से वो पराजित हुए, और जब वो स्कंदगुप्त से पराजित हुए तो वो आधी शताब्दी तक जो है भारत पर दोबारा आक्रमण करने का साहस नहीं कर सके। तो वो जो है अब किसी स्वर्ण अवसर की तलाश में थे कि मतलब हम कोई ऐसा स्वर्ण अवसर मिले जिससे हम दोबारा जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर सके, गुप्त वंश को हरा सके। ये अवसर उन्हें तब मिला जब जो है स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात जो है उनके और उत्तराधिकारी आए, क्योंकि जो और उत्तराधिकारी थे स्कंदगुप्त के बाद वो सारे दुर्बल थे। तो इस वजह से जो हुण थे उनको ये स्वर्ण अवसर मिल गया जो है भारत पर पुनः आक्रमण करने का और अपना शासन जो है पूरा वहाँ पे जमाने का। तो जो हुण के नेता थे तोरमान, वो एक योग्य सेनापति थे। तो उन्होंने जो है उनके योग्य नेतृत्व में जो है भारत पर नियंत्रण आक्रमण करने आरंभ कर दिए हुणों ने, और ये आक्रमण जो है 500 ईस्वी के लगभग आरंभ किए गए। इन आक्रमणों के दौरान जो है शीघ्र ही तोरमान ने पंजाब, राजस्थान, कश्मीर और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। तो 510 ईस्वी में उसने जो है गुप्त शासक भानुगुप्त के सेनापति गोपराज को एरन नामक स्थान पर कड़ी पराजय दी। फलस्वरूप जो है हुणों का मालवा पर भी अधिकार हो गया। तो जो तोरमन थे वो भारत पे अपना कब्जा करने में जो है सफल रहे, क्योंकि उन्होंने जो है उनका जो योग्य नेतृत्व था, उन्होंने जो है बहुत ही जल्दी पंजाब, राजस्थान, कश्मीर और उत्तर प्रदेश जैसे भागों में जो अपना अधिकार कर लिया था। और उन बाद में उन्होंने जो है गुप्त शासक भानुगुप्त के सेनापति गोपराज थे उनको हराकर भी जो है मालवा पर अपना अधिकार कर लिया। तो इसके बाद जो है तोरमान जो हुणों के नेतृत्वकारी थे, जिन्होंने उनकी सेना का नेतृत्व किया था, उन्होंने जो है बाद में महाराज अधिराज की उपाधि धारण कर ली थी और उन्होंने जो बाद में हिंदू धर्म को भी अपना लिया। तो इस प्रकार जो है बाद में धीरे धीरे जो है उन्होंने आक्रमण करके, जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी आए उन पर आक्रमण कर करके उन्होंने जो है पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। और इस प्रकार जो है गुप्त वंश जो था, गुप्त साम्राज्य जो था उसका शासन का अंत हो गया और गुप्त साम्राज्य का भी जो है अंत हो गया, विनाश हो गया। तो ये थी गुप्त साम्राज्य के पतन की कहानी, और ये जो वीडियो थी वो भारत के एक महान वंश के इतिहास के बारे में थी। तो ये जितनी भी जानकारी थी वो थी गुप्त साम्राज्य के बारे में कि गुप्त साम्राज्य का शासन कैसे चला, किस किस ने संभाला, कौन राजा किस प्रकार का था, कितना महान था और उसने कहाँ कहाँ पे अपनी विजय प्राप्त की। तो ये था गुप्त साम्राज्य का संपूर्ण इतिहास। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।